क्योंकि चंद्रशेखर पहले से मजबूत स्थिति में तो है आज की तारीख में। उनका कैंडिडेट कौन आएगा और वो कितने लेवल तक किस स्थिति में चुनाव लड़ पाएगा, ये भी एक फैक्टर रहेगा। एक विकल्प, मैंने कहा विकल्प में एक विकल्प और बना है, बढ़ा है, जो गुजरों को काफी महत्व पार्टी दे रही है फिलहाल। लगातार कहते हैं कि हम जो आज बता रहे हैं वो आज की स्थिति है, आज क्या है। चुनाव में भी 1.25 साल है, 1.5 साल। उन्होंने अंगड़ाई ली, लखनऊ में एक रैली बुलाई, तो उसके जो परंपरागत वोटर थे उन्हें लगा कि शायद बहन जी दोबारा कुछ बड़ा नया करने के मूड में, तो वहां भीड़ लगी। जय हिंद, मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। सहारनपुर जनपद की अलग अलग 6 विधानसभा सीटों के सियासी समीकरण जो अभी वर्तमान स्थिति है उसके बारे में हम आपको अलग अलग वीडियो में बता चुके हैं। जनपद की रामपुर मनिहारन विधानसभा सीट के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि लंबे समय तक इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी का वर्चस्व रहा है, लेकिन वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र नीम यहां से विधायक हैं। इस सीट पर 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या समीकरण रहेंगे, आपको बता दें कि जनपद की यह एकमात्र ऐसी सीट है जो एससी वर्ग के लिए आरक्षित है। रामपुर मनिहारन एक सुरक्षित विधानसभा सीट है, तो इस सीट के सियासी समीकरणों को लेकर चर्चा करेंगे। लोकेश सलारपुरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो लोकेश जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवेश भाई, नमस्कार आपके दोस्तों को। 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक है और 2022 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र नीम विधायक बने थे और बसपा के जो उम्मीदवार थे रविंद्र कुमार मोल्लू, जो यहाँ से कई बार विधायक भी रहे हैं लगातार, वो भी अब भारतीय जनता पार्टी में है। तो इस सीट के सियासी समीकरणों को आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरह के समीकरण आप 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर इस सीट पर मानते हैं। प्रवेश भाई, जो रामपुर विधानसभा सीट है, रिजर्व सीट है, सबको तो आपने भी बताया, और उस सीट का समीकरण इस तरह का है कि वहाँ 3 स्टेक वोटर्स है, 3, और लगभग तीनों बराबर है। हिंदू वोट, दलित वोट और मुस्लिम वोट। जो दलित वोट का आमतौर पर हिंदुओं से अलग काउंट करते हैं भाजपा के राज में आजकल, तो तीनों लगभग बराबर स्थिति में। आपने जैसे बताया कि बसपा बाहुल्य, बसपा के प्रभाव की सीट रही है लगातार लंबे समय तक। रिजर्व सीट है भी इसीलिए वहां दलित वोटर वो ठीक ठाक कंडीशन में है। तो आज स्थिति यह है कि वहां मुस्लिम वोट तो गठबंधन के साथ सीधी सी बात है जा ही रहा है। अब देखना यह है कि जो बसपा का जो परंपरागत वोटर रहा है उसमें भाजपा कितनी सेंध लगाती है और गठबंधन कितनी सेंध लगाता है, ये प्रभावशाली फैक्टर रहेगा। लेकिन एक फैक्टर और भी है कि पिछली बार आसपा का कैंडिडेट था, लगभग 4,5 हजार करीब वोट लेके गया था, लेकिन इस बार क्योंकि चंद्रशेखर पहले से मजबूत स्थिति में तो है आज की तारीख में, उनका कैंडिडेट कौन आएगा और वो कितने लेवल तक किस स्थिति में चुनाव लड़ पाएगा, ये भी एक फैक्टर रहेगा। लेकिन इन फिलहाल वहां भाजपा को थोड़ा मजबूत कंडीशन तो है। भारतीय जनता पार्टी को आज आप बढ़त मान रहे हैं, हो सकता है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर अपना प्रदर्शन दोहराए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से चाहे वो लखनऊ में रैली के माध्यम से अपना शक्ति प्रदर्शन किया, उसकी चर्चाएं भी काफी हुई हैं। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद भी लगातार दलित राजनीति में सक्रिय हैं और बहुजनों को लेकर वो लगातार मांग उठा रहे हैं। और ये सीट एक ऐसी विधानसभा सीट है जिसमें गुर्जर भी बड़ी संख्या में है कि आप रामपुर मनिहारन विधानसभा सीट पर, तो जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने पूर्व में गुर्जर समाज को लेकर भी चाहे वो पार्लियामेंट में आवाज उठाई हो या रविंद्र भाटी के सारे गुर्जरों को साथ देने का काम किया हो, तो क्या वो असर भी सीट पर देखने को? मैंने कहा तो आपको भी, इस बार क्योंकि जो पिछली बार आसपा का प्रदर्शन था उसके मुकाबले इस बार उनका प्रदर्शन काफी बेहतर स्थिति में रहने की पूरी संभावना है। क्योंकि जो वहाँ हिंदू खासतौर पर गुर्जर वोट है, उनके पास एक विकल्प दूसरा और बना हुआ है आसपा का। क्योंकि आसपा को आप गुर्जरों के लिए विकल्प मान रहे हैं क्या वर्तमान? फिलहाल एक विकल्प, मैंने कहा विकल्प में एक विकल्प और बना है, बढ़ा है, जो गुजरों को काफी महत्व पार्टी दे रही है फिलहाल आज की तारीख में। तो गुजरों के पास एक विकल्प वो भी खुल गया थोड़ा सा। अब उसमें कितना गुजर जाएगा ये वक्त बताएगा, आज में कंफर्म नहीं कितना जाएगा, लेकिन एक विकल्प के तौर पर कहीं ना कहीं गुजरों का एक हिस्सा आसपा को देखने जरूर लगा है चुनावी राजनीति में। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। अब वो कितना परसेंट जाएगा, 1000 जाए, 2000 जाए, कितना जाए, ये मुद्दा नहीं है। लेकिन हाँ, एक विकल्प के तौर पर चूंकि फिलहाल चंद्रशेखर गुजरों को लेकर स्पेशल मूड में नजर आता है, दिखाई भी देता है, लगातार गुजरों की बातों को उठा भी रहा है, जो गुजरों की डिमांड्स थी। जैसा भी इसने 3-4 दिन पहले डीएनटी का मैटर भी संसद में उठाया है, तो वो चीज कहीं ना कहीं गुजरों को हल्का फुल्का तो कहीं ना लगी रही है। अब कितनी लग रही है वो बात की बात है, 2027 बताएगा। और जैसे कि हम हर समय जितने भी आप चुनावी सीट की बात करते हैं, हम एक बात लगातार कहते हैं कि हम जो आज बता रहे हैं वो आज की स्थिति है, आज क्या है। चुनाव में भी 1.25 साल है, 1.5 साल के लगभग है, 1.25 साल के लगभग है, तो तब क्या परिस्थिति होंगी अलग चीज है। लेकिन आज की स्थिति में भाजपा वहां मजबूत स्थिति में तो है।
अच्छा लोकेश जी, भाजपा मजबूत स्थिति में है तो क्या बसपा कमजोर आपको नजर आ रही है? क्योंकि रविंद्र कुमार मोल्लू हो या इलम सिंह जी हो, वो लंबे समय तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश विधानसभा में कर चुके हैं। तो क्या आपको लगता है कि चंद्रशेखर की उपस्थिति कहीं ना कहीं बसपा को कमजोर कर रही है रामपुर मनिहार देखो में? भाई, अगर कोई आदमी लगातार किसी का कहीं प्रभाव क्षेत्र रहा है तो ये जरूरी नहीं कि हमेशा ही रहेगा। हम बहुत सारी सीटों अपने आसपास देखते हैं कि एक परिवार या कोई घराना लगातार आपको इफेक्ट करता रहा पूरे चुनाव का, हमेशा मजबूत स्थिति में, लेकिन फिर कोई नया आदमी आता है और वो पूरी स्थिति छीन के ले जाता है। आपने अपने जिले की बहुत सारी विधानसभाएं आप देख लें, तो ये जरूरी नहीं है कि अगर किसी का प्रभाव क्षेत्र लगातार रहा है तो प्रभाव क्षेत्र बना ही रहेगा। बात बसपा की मैं करता हूँ। मायावती की रैली में लखनऊ में जबरदस्त भीड़ थी, लेकिन उस भीड़ के पीछे जो कारण थे, जो मैं समझता हूँ, हो सकता है मेरी राय गलत हो, मैं अपनी जगह दावा नहीं कि मैं सही हूँ, मुझे ये लगा कि बहुत दिनों बाद बहन जी का एक उन्होंने अंगड़ाई ली, लखनऊ में एक रैली बुलाई, तो उसके जो परंपरागत वोटर थे उन्हें लगा कि शायद बहन जी दोबारा कुछ बड़ा नया करने के मूड में है, तो वहां भीड़ लगी। हालांकि वहां पे निराश ही लौटे लोग बाग, चूंकि ऐसा कुछ दिखाई वहां दिया नहीं था। जो बसपा का जो वोटर का सीधे सीधे जो एक मेंटेलिटी थी, उससे उलट कुछ बातें वहां हुई है, तो निराशा के भाव थे। चंद्रशेखर दूसरी तरफ बढ़ ही रहा है। आज हो सकता है दलितों में लोग उनको कमजोर समझते हैं, लेकिन वो दलित राजनीति में ठीक ठाक पेट बना चुका है। इसके अलावा और कुछ ओबीसी जातियों में पेट बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। तो ये तो स्थिति में नहीं मान सकता कि अगर वो लगातार वहां बसपा का ही रहा तो हमेशा बसपा का रहेगा। हाँ, चूंकि भाई दलित सीट है तो बसपा की फैक्टर तो वहां रहेगी, अभी भी है, लेकिन इतनी बड़ी फैक्टर के तौर पे है, मैं इस बात को नहीं मान रहा। तो क्या 2022 के परिणाम की तरह आपको अभी भी लगता है कि बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबला होगा, या सपा कांग्रेस जो गठबंधन है वो भी किसी भूमिका में आएगा? क्योंकि सपा कांग्रेस गठबंधन से अभी यह भी तय नहीं है, क्योंकि 2022 में ये सीट सपा रालोद गठबंधन में रालोद के खाते में गई थी। यही एक प्रॉब्लम है। नहीं तो गठबंधन फिलहाल भाजपा की टक्कर गठबंधन के साथ ही होती, लेकिन चूंकि टिकट फाइनल नहीं है कि कौन लड़ेगा, ये फाइनल नहीं है, गठबंधन में लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, या सपा या कांग्रेस अलग अलग लड़ेगी, ये कई सारे मुद्दे हैं। इसलिए भाजपा को मैं शुरू से कह रहा हूँ कि भाजपा थोड़ी एज में इसलिए कि उन्हें कन्फर्म है देवेंद्र नीम चुनाव लड़े या रविंद्र मोल्लू चुनाव लड़े, अलग चीजें किसका टिकट होगा, लेकिन उनके पास है कैंडिडेट ऑलरेडी, और विनिंग कंडीशन वाले दोनों कैंडिडेट हैं। और गठबंधन यहाँ कमजोर है, और गठबंधन दोनों के पास ही उम्मीदवारों को लेकर अभी संशय बना हुआ है। संशय है, न कोई ऐसा है कोई जो मजबूती से क्षेत्र में दिख भी रहा हो। आप बताइए। हालांकि विनोद तेजियान का नाम कभी नहीं, ये तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन कंफर्म तो किसी का नहीं लग रहा ना कि यही आदमी चुनाव लड़ेगा, ये इसका टिकट फाइनल है, ताकि अब उस तरह से कोई तैयारी कर रहा अभी हो। कोई तैयारी नहीं है। ये थोड़ी कमजोरी है गठबंधन के सामने भी और बसपा के सामने भी। ये कंडीशन अभी आसपा के सामने भी है। यहाँ केवल भाजपा ही कंडीशन साउंड कंडीशन बैठी है, उनके पास कंफर्म है। अच्छा, ये जो क्षेत्र है कहीं ना कहीं मनोज चौधरी के प्रभाव वाला भी क्षेत्र। हाँ, ये एक फैक्टर रहेगा, ये एक फैक्टर रहेगा। मनोज चौधरी सीट को काफी हद तक प्रभावित जरूर करेंगे। उनका एक वहां प्रभाव है, अच्छा खासा प्रभाव है, खासतौर पे हिंदू गुजरों में तो बहुत प्रभाव है उनका वहां पे, तो ये एक फैक्टर रहेगा। अगर गठबंधन कोई मजबूत कैंडिडेट देता है रामपुर सीट में, तो मनोज चौधरी एक तुरफ का इक्का साबित होंगे, क्योंकि वो कई बार वहां से उनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य। मैंने कहा ना, तुरफ का इक्का साबित हो सकते हैं वहां। ये बात सच है आपकी। तो रामपुर मनिहारन विधानसभा सीट को लेकर हमने चर्चा की। आपको बता दें कि रामपुर मनिहारन विधानसभा सीट बेहद हॉट सीट है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी, जो बागपत के प्रभारी मंत्री हैं, उनका गांव भी इसी क्षेत्र में आता है। इसके अलावा पूर्व सांसद स्वर्गीय चौधरी नकली सिंह, जो सहारनपुर लोकसभा सीट से सांसद रहे हैं, और बहुजन समाज के बड़े नेता कांसीराम जी को उन्होंने यहाँ से चुनावी मैदान में मात दी थी। तो कहीं ना कहीं यह बड़ी हॉट सीट है, और 2027 के विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या होंगे यह अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन कहीं ना कहीं इस सीट पर अभी भी विपक्षी राजनीतिक दल, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो या सपा कांग्रेस गठबंधन हो, उनमें उम्मीदवार कोई अभी तक सक्रिय नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार क्षेत्र में सक्रिय है। उसका लाभ कहीं ना कहीं 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। आगे की तमाम अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी हिंदुस्तान के साथ। अगली वीडियो में हम शामली जनपद की कैराना विधानसभा सीट के बारे में आपको बताएंगे। जय हिंद।